नमस्कार ईशान त्यागी जी, हरीशून जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी। हम ये प्रोग्राम बहुत इसलिए बहुत चला रहे धन्यवाद। हैं, जी जी, हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि हम लोगों को आगाह कर सकें कि जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं आजकल, जो लॉकडाउन के टाइम में जिस तरीके से हम लोगों पे आपदा पड़ी है, उस आपदा से हम लोगों को कैसे निकलना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो आज का जो विषय है मैं उसके बारे में डिस्कस कर जी। लेता हूँ। विंग कमांडर अनुमाचार्य जी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। नमस्कार अनुमाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और विंग कमांडर अनुमाचार्य हमारे किसान आंदोलन में भी हमारे साथ रही हैं और काफी योगदान रहा है इनका एक्स सर्विसमैन के साथ, और खुद रिटायर्ड एयरफोर्स से हैं। और विदिशा उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है, विदिशा से बिलोंग करती हैं। और ये भी बीजेपी में थोड़े टाइम थी, फिर उन्होंने रियलाइज करा कि बीजेपी की जो पार्टी है वो किसान विरोधी है, तो अब ये अपना इंडिपेंडेंट अपना काम भी देख रही है और कांग्रेस के साथ, प्रोफेशनल कांग्रेस के साथ भी जुड़ी हुई है। तो मेरा पहला सवाल आज आप सब लोगों से है कि शरद पवार जी ने एक चिट्ठी लिखी है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को लेके, रेजिंग कंसर्न की जो ये फर्टिलाइजर के प्राइसेस हैं। मैं आपको ज्ञात कर दूं कि डीजल का प्राइस आज की डेट में 90 से 92 रुपए लीटर है। कहीं कहीं भोपाल वाले एरिया में मेरे ख्याल 100 रुपए लीटर भी क्रॉस कर गया। और डीपी खाद का रेट जो 1200 रुपए था वो 1900 रुपए हो गया। खरीफ क्रॉप 2021 में एनपीके खाद का रेट जो है वो 1100 रुपए था, 1500 हो गया है। और डीएपी जो है 1900 रुपए 50 किलो का बैग जो है आज की डेट में है, जिससे लागत जो है पर हेक्टेयर पर एकड़ किसानों की लागत बहुत बढ़ गई है, 25 से 30% का इजाफा हो गया है। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, हमारी एमएसपी पे लड़ाई चल रही है सरकार के साथ, और एमएसपी पे अभी कोई कहा सुनी नहीं हो रही। हालांकि सरकार ने काफी फेस सेविंग करी है, ये कह के कि 3.5 लाख टन इन्होंने माल, मेट्रिक टन माल खरीदा है वीट का पंजाब से। वो शायद और स्टेटों से भी आया होगा, क्योंकि 1975 का रेट खाली पंजाब और हरियाणा में आपको मिल रहा है मंडियों के जवाब द्वारा, और तो स्टेट्स में खरीद भी नहीं हो रही है। मैंने कई क्रय केंद्र देखे यूपी में भी, वहां पे क्रय में अभी प्रॉब्लम है। पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, वही बड़ा टफ प्रोसेस है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब आप क्रय केंद्र पे पहुंचते हैं तो आपका माल सैंपल जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है मॉइस्चर को लेकर। कई सारी उसमें दुविधाएं हैं। तो हार के उसको मंडी में जाना पड़ता है। मंडी में बनिया उसको 1200-1300 रुपए रेट देता है, और उसकी सेटिंग ऑलरेडी जो है क्रय केंद्रों के साथ है, उनको 1925 रुपए पे रेट, 75 पे रेट बेच के अपना 500-700 रुपए कमा के निकल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। मैं पहला सवाल जो है हरीशून जी से पूछना चाहूंगा कि हरीशून जी, आप किसान हैं, गन्ने की बुआई का समय आ गया है, और जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है, खरीफ जी। खरीफ की क्रॉप में अगर आप लोग इस टाइम खेती भी करते हैं, तो गन्ने की बुआई में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? और जो पीछे मैंने कल आपकी खबर पढ़ी दैनिक भास्कर या मैंने कल अमर उजाला में आपका आर्टिकल था कि किसानों का 383 करोड़ रुपया सिर्फ अमर एक, उजाला में थी। अमर उजाला में 383 करोड़ रुपया सिर्फ एक चीनी मिल का, संभौली चीनी मिल का ड्यू हो गया किसानों पर। इसके बारे में जरा कुछ बताइए। देखिए, जैसा अभी आपने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है, अभी आप परिचय भी दे रहे थे, तो ये किसान विरोधी ही नहीं है, अब तो ये किसान को खत्म करने की कोशिश में है। मैं बता दूं, मैं स्वयं एक गन्ना किसान हूं और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक असली में प्रदेश प्रवक्ता भी हूं, आप भी जानते हैं। लेकिन आज किसान की इतनी मुश्किलें आ गई हैं कि किसान अपनी दैनिक जीवन की मुश्किलों से लड़े या इस महामारी से लड़े। इस महामारी के काल में भी, जैसा अभी आप कह रहे थे कि कल हमारी एक खबर छपी थी, अमर उजाला में लगी थी कि गन्ने का जो पेराई सत्र है वो पूरा हो चुका है, शुगर फैक्ट्री बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी किसान ने जो गन्ना शुगर फैक्ट्री को दिया है उसका 15 से 20% ही भुगतान हुआ है। अब आप ये बताइए, जिस किसान ने अपना गन्ना दिसंबर में शुगर फैक्ट्री को दे दिया और 4 से 5 महीने उसको भुगतान नहीं मिल रहा है, और वो कहां से अपने दैनिक जीवन की जो मूलभूत जरूरतें हैं उन्हें कहां से पूरा करेगा? दूसरी बात, आगे गन्ने की बुआई हमको करनी है, आगे गन्ने की बुआई करने के लिए हमें पैसा चाहिए। हमारे पुराने गन्ने का भुगतान हुआ नहीं, अगले गन्ने की बुआई कहां से करें? अब उसके साथ साथ जो हमारी लागत है वो इतनी दिन प्रतिदिन बढ़ गई है। अभी आपने डीजल के भाव बताए, अभी आपने डीएपी का बताया। मैं उसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, जो डीएपी का बैग था पहले 50 किलो का था, लेकिन अब इन्होंने उसका वेट भी कम कर दिया है, 45 केजी कर दिया है। और ऊपर से उसके दामों में इतना बड़ा इजाफा कर दिया है कि आज किसान को, चाहे वो गन्ना किसान है, चाहे वो धान का किसान है, चाहे वो गेहूं का किसान है,
अपनी लागत भी वापस नहीं आ रही है। उसी के साथ साथ आपको पता है हम पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं अपनी एमएसपी की मांग को लेकर और तीनों कानूनों के विरोध में। लेकिन ये सरकार एमएसपी डिक्लेयर तो करती है लेकिन किसान को मिलने की गारंटी नहीं देती। ये बिल्कुल इस तरह से है कि आप मुझसे कहें कि हरीश जी मैंने लिंक आपको भेज दिया है, आपको मिले या ना मिले मैं इस चीज का जिम्मेदार नहीं हूं। तो इस सरकार को यदि ये अधिकार है कि हमारी फसल का एमएसपी निर्धारित करे तो ये बात भी और ये जिम्मेदारी, ये अकाउंटेबिलिटी भी लेनी होगी कि भारत के प्रत्येक किसान को एमएसपी मिलना चाहिए। और वर्तमान स्थिति तो उत्तर प्रदेश की इतनी बदतर हो चुकी है। मैंने एक ही शुगर फैक्ट्री का नाम लिया, सिंभावली शुगर फैक्ट्री, लेकिन ये हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है कि गन्ना किसान को एक एक साल में गन्ने का भुगतान होता है और आज कोरोना काल में पैसे की कमी के कारण, मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण आज गांवों में मरीज बुखार से ही अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं क्योंकि गांवों में ना कोई टेस्टिंग है, गांवों में ना कोई दवाई है और आदमी बस ये समझ के बैठा है कि मुझे ये साधारण बुखार है। लेकिन अब ये साधारण बुखार नहीं है। आदमी के पास दवाई के लिए पैसे होंगे तो वो बाजार जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान आज इस हालात में है कि वो दवाई भी समय पर नहीं ले पा रहा। जी हरीशोन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये जो आपने हमें डिटेल्स बताई। मेरा दूसरा सवाल ईशान त्यागी जी से है। ईशान त्यागी जी, आप ये बताइए कि आज एक खबर आई है इकोनॉमी पे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम से 20% बढ़ गई। जो पर कैपिटा इनकम इंडिया की पहले बांग्लादेश से कभी ऊपर होती थी और बांग्लादेश हमेशा नीचे रहा है, आज 13% हाइयर है, $2227 पर एनम। और इंडिया की पर कैपिटा इनकम बताई गई है $1963 पर एनम। तो ये क्यों हुआ और इसके क्या कारण रहे, और आपको क्या लगता है कि देश में ये ऐसी आपदा काल में हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी इनकम क्यों ड्रॉप कर रही है? आत्म जी जी देखिए, इनकम ड्रॉप होने के कई रीजंस हैं, कई फैक्टर्स हैं। इकोनॉमी, अगर आप देखिए कि इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ रही है हमारी और बांग्लादेश क्यों बेहतर कर रहा है, तो उसके कई फैक्टर्स हैं। आपने बताया कि पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की बढ़ गई है। देखिए, बांग्लादेश भी एक पॉपुलस कंट्री है और हमारी कंट्री भी एक पॉपुलस कंट्री है। और हालांकि देखा जाए तो हमारे पास बांग्लादेश से बहुत ज्यादा और बहुत बेहतर रिसोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा आप देखा जाए तो बड़े स्केल पे हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? ये देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलने में बहुत अच्छा लगता है और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कौन सी फैक्ट्रीज आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, कैसे आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे आपके यहाँ जो छोटे व्यापारी हैं वो बड़े स्केल पर मूव होंगे, कैसे एमएसएमई के जो प्लेयर्स हैं वो आपको लार्ज स्केल प्लेयर्स में मूव होंगे, ये सब देखना पड़ेगा। ये सरकार को अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार बोल तो देती है, प्रधानमंत्री मोदी जी आके आके बोल देते हैं। एक टाइम था जब प्रधानमंत्री मोदी जी को बोला जाता था मोदी मीन्स बिजनेस, लेकिन वो फिर डिवाइडर इन चीफ हो गए। तो इस तरह की चीजों जब जब टर्न हुआ मोदी जी का, जब बिजनेस मोदी मीन्स बिजनेस से डिवाइडर इन चीफ पे उनका टर्न हुआ, तो इसी में हमारी इकोनॉमी भी डाउन हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको क्या करना चाहिए कि देखिए, आप लैंड एक्विजिशन जो आपका एक्ट है उसको बेहतर बनाएं, उसको जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि बिजनेसमैन इतना वेट नहीं करेगा। एक बिजनेसमैन जब लैंड एक्विजिशन होने जाता है तो उसको 50 जगह रिश्वत देनी पड़ती है। मैं साफ साफ बोलना चाहूंगा कि रिश्वत देनी पड़ती है, क्योंकि किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। और अगर हम रिश्वत वर्ड नहीं बोलेंगे या फिर हम अपना मुंह रेत में छुपा लेंगे तो उससे सच्चाई नहीं बदलती। रिश्वत देनी पड़ती है, बाबू से लेके एक छोटे अधिकारी तक सबको रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये सब चीजें सरकार को देखनी पड़ेंगी। लैंड एक्विजिशन पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, कितना आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं उसको, एक बिजनेसमैन को। अगर कोई छोटा बिजनेसमैन है, अगर आप स्टार्टअप इंडिया तो बहुत जोर शोर से चला था, लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ वो नहीं पता। मेक इन इंडिया बहुत जोर शोर से चला था, उसका क्या हुआ ये नहीं पता। तो सरकार लोन देने की जगह बिजनेसेस में इन्वेस्ट करे, छोटे बिजनेसेस में। बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। इन्वेस्टमेंट, आपको पैसा देना पड़ेगा लोगों को जब आप तक लोगों की पैसे जेब में नहीं डालेंगे तब तक लोग कैसे खर्चा करेंगे, कैसे बिजनेस सेटअप करेंगे, कैसे और लोगों को रोजगार देंगे, ये नहीं समझ आता। तीसरी चीज इसमें ये है, तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि इस पे कोई ध्यान नहीं देता, बिजनेस रिलेटेड नहीं है। अगर आप देखें तो जब भारत में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है, या इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे हम मान लीजिए एक सिंगूर का एग्जांपल ले लेते हैं कि टाटा ने वहां पे कोशिश करी एक फैक्ट्री सेटअप करने की, नैनो कार की, तो वहां पे लड़ाइयां हुई।
आपने देखा कि कैसे जाट आंदोलन में, मैं जाट आंदोलन को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन जाट आंदोलन में जब किस तरह से शेवरले जो कंपनी है उसका शोरूम जलाया गया। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं, जब धार्मिक मुद्दों पे लड़ाई होती है, दो ग्रुप्स आपस में आके भिड़ते हैं, उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है। और ये ग्लोबल लेवल पे देखा जाता है कि ये भारत में आप जब इन्वेस्ट करने जाएंगे तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। इस तरह के रिस्क फैक्टर्स कंपनियां अपने उसमें डिसीजंस में अकाउंट करती हैं। बांग्लादेश ने उल्टे हाथ पे क्या किया है, बांग्लादेश ने अपना जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो एक्चुअल में अच्छा किया है। वहां पे जूट इंडस्ट्री बढ़ रही है, वहां पे लेदर इंडस्ट्री बढ़ रही है। तो इन सब चीजों को बांग्लादेश आगे लेके चल रहा है। और मैं कल परसों ही, आई थिंक 2-3 दिन पहले देख रहा था कि इंडियन रुपी को बांग्लादेश में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 INR इक्वल टू 1.3 टका आ रहा था, जो गैप है जो कम होता जा रहा है अब। और ऐसा ना हो कि वो गैप बढ़ जाए और मतलब वो बांग्लादेश टका जो है वो स्ट्रांग हो जाए रुपी से। तो ये भी दिन आ सकता है, जब वो इतना गैप कम हो गया तो ये दिन भी आ सकता है। तो सरकार को इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास विल पावर नहीं है। बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। अगर मुद्दे कुछ और हो आपके, आप करना कुछ और चाहते हो और आप सिर्फ दिखाना कुछ और चाहते हो, तो उस चीजों से काम नहीं चलता। सरकार को अब एक्चुअल में काम धरातल पे करना पड़ेगा और अपने अपने बिजनेसेस को आप ग्रो करिए। आप बाहर से इन्वेस्टमेंट भले ही मत लाइए। आत्मनिर्भर का क्या मतलब है आत्मजीत जी? आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि आप अपने लिए प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अपने लिए कंज्यूम कर पा रहे हैं, और जो बचा कुचा है आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको उस आत्मनिर्भर बनने के स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। धन्यवाद। मेरा तीसरा सवाल जो है विंग कमांडर अनुमा जी से है। अनुमाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सोशल वर्कर भी रही हैं और मध्य प्रदेश में विदिशा में आपने काफी काम भी किया है, सोशल वर्क भी किया है। आप ये बताइए, जो अभी बात की ईशान त्यागी जी ने लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में, आपको पता है कि जब पार्लियामेंट 2015 में मोदी जी जीत के आए थे इलेक्शन, तो बहुत लैंड एक्विजिशन एक्ट पे राज्यसभा में वो वोट हार गए थे और लैंड एक्विजिशन किसान विरोधी, जन विरोधी बताया गया था। आपकी लैंड एक्विजिशन एक्ट से रिलेटेड क्या नॉलेज है और क्या आपका मतलब उसमें आपकी फीडबैक है? और दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो ये लाठीचार्ज हुआ हिसार में किसानों के ऊपर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपको क्या लगता है किसानों के विरोध में इतना सरकार क्यों है और इस सरकार की मंशा क्या है? क्योंकि आपने नजदीकी से बीजेपी को देखा है, तो जरा इसके बारे में कुछ बताइए। जी, आप मुझे पहली चीज थैंक यू, आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। और दूसरे, मैं बीजेपी में कभी नहीं रही। मैं बीजेपी के साथ मैंने एज अ प्रोफेशनल काम किया है और 40 दिन काम किया जी। उनके पार्टी में मैंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया। आई नेवर ज्वाइन देम, क्योंकि जब मैं जिस दिन उनको ज्वाइन करने पहुंची थी, बहुत खुशी के मूड में थी। मैंने कहा अरे वाह, मुझे तो प्रधानमंत्री ने कुछ 10 मिनट बोल के और मिल के बोला कि मैं गुजरात जाके काम करूं। तो मैं थोड़ा 7वें आसमान पर थी। लेकिन जिस दिन मैं 4-5वें दिन ही मेरा पूरे हवा निकल गई थी, क्योंकि मुझे समझ में आया कि यहाँ तो किसी को समझदारी नहीं है। यहाँ एक तरफ से आदेश आता है, जिस सेना में जैसे हम रहते हैं तो वो हमारे पास एक मिशन होता है, तो वहां तो एक तरफ से आदेश आता अच्छा लगता है और वो इम्प्लीमेंट भी होता है। लेकिन जब आप लोकतंत्र में होते हैं तो जनता क्या चाहती है वो देखकर आदेश होने चाहिए। तो मैं बहुत जल्दी वहां सफोकेट हो गई थी। खैर, वो एक अलग बात है। हिसार में जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ, जो उनके ऊपर डंडे और पुलिस की जो पिटाई हुई, उसके ऊपर मेरा तो यही कहना है, हम देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं कि मोदी सरकार का प्रॉब्लम यह है, जब तक उनका प्रोपोगेंडा चल जाए, उसके लिए साम दान दंड भेद मीडिया रहे, जो भी कुछ रहे, जब तक उनका प्रोपोगेंडा चल जाता है तो उनका वन अपनेस वो बना के रख पाते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ये जितनी भी कलई खुल रही है जैसे जैसे इनकी, क्योंकि एक चीज हमको सबको बहुत साफ समझ में आने लगी है कि स्किल नहीं है सरकार के पास, किसी तरह की स्किल नहीं है। जिन चीजों में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पैसा किसका लगा? हम लोगों के टैक्स का पैसा है। जो डिजाइनर है वो कहाँ से है? तो वो डिजाइनर, पहले की डिजाइन है, उस पर थोड़ा इम्प्रोवाइज करके एक डिजाइनर हो गया, और बनाने वाला एक कॉन्ट्रैक्टर है। तो जहां पॉम्प एंड शो है, जहां स्किल की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां हम देखते हैं मोदी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हो, चाहे वो इनके अपने बीजेपी के अलग अलग कार्यालय बहुत सारे शहरों में जो इन्होंने बनाए हैं, कई करोड़ रुपए खर्च करके बनाए हैं, चाहे फिर वो सेंट्रल विस्टा की बात हो, तो इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें स्किल की जरूरत गवर्नमेंट के लोगों को नहीं पड़ती, सरकार की टीम को जहां जहां स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, वहां वहां ये अपना जो वर्चस्व जो है दिखा देते हैं, क्योंकि मीडिया उनके
कंट्रोल में है। और जहां जहां स्किल की बात आती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, अब आप देखिए कि कल डीएम्स को खुद प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। तो जब प्रधानमंत्री डीएम को संबोधित करने लग जाएंगे तो जो राज्य सरकारें हैं उनका क्या रोल रहेगा? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं समझते, और इसीलिए ये होता है कि जब जीतने जाते हैं तो एक ही चेहरा होता है मोदी का, लेकिन जब इनकी भर्त्सना हो रही होती है, जब लोग इनको बुरा कह रहे होते हैं, उस समय उस चेहरे को छुपाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से कि इनका डबल स्टैंडर्ड भी सामने आता है। लैंड एक्विजिशन बिल के समय में वो इसलिए भी खारिज हो गया था कि राज्यसभा में इनके बहुत सारे मेंबर्स नहीं थे। और अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा, आपने चूंकि ये सवाल बिल्कुल औचक पूछ लिया, मैं इसी मुद्दे पर एक किताब पढ़ रही थी। उसमें मिल्टन फ्रीडमैन ने जो यूरोप में एक सिस्टम शुरू किया था, मैं उसका आज नाम नहीं बता पाऊंगी, मुझे इतना वो मैं ध्यान नहीं दे पाई। तो एक एग्जैक्टली जो लैंड एक्विजिशन बिल था, ये उसी के जैसा था जो यूरोप में शुरू हुआ था। प्रोग्राम के बीच में मैं जैसे ही मौका मिलता है तो मैं वो किताब को जल्दी रेफर करूंगी। तो बिल्कुल वो समानता है उन दोनों में। और उसमें जो छोटे किसान हैं उनका नुकसान हुआ था, यूरोप में भी नुकसान हुआ था, बाद में फिर और अमेरिका में भी नुकसान हुआ था। तो फिर रूजवेल्ट ने, जब दूसरा जो जॉन कीमन या जो भी नाम है उनका, जब वो जो इकोनॉमिस्ट आए, तब जाके वो चीजें 8 या 10 साल में बराबरी पर आई थी। और पूरी की पूरी इकोनॉमी, क्योंकि किसानों की जो हालत है, किसानों का जो भी कुछ है, उनका जो आउटपुट है, उसका इकोनॉमी में डायरेक्ट रोल होता है। तो ये है। और अभी जो भी चीजें, जैसे मैं आपको ये जो बता रही थी कि डीएम से जैसे बात कर रहे थे, तो डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहे हैं, उस चक्कर में ये हो रहा है कि जैसे पीएम केयर से इन्होंने सेंट्रलाइज्ड इक्विपमेंट खरीदे। तो सेंट्रलाइज्ड इक्विपमेंट जब स्टेट पे पहुंचे, तो ना तो स्टेट के पास उसकी उन्होंने आरएफआई क्या डाली थी, मतलब रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इंटेंट क्या डाला था, फिर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या डाला था, आइटम क्या आया, उसकी क्वालिटी चेक में क्या हुआ, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या थे, ये कुछ भी स्टेट से शेयर नहीं किया गया, जाके इक्विपमेंट दे दिया। अब वो इक्विपमेंट वहां परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लगातार उनको मरीजों को और मरीज और डॉक्टर को साथ में रहने की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिला के कहानी है कि जो सत्ता का केंद्रीकरण करने की जो इस सरकार की आदत है, और किसी से सलाह ना लेने की आदत है, एक्सपर्ट्स इनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हमने देखा, चाहे वो अरविंद सुब्रमण्यन रहे हो, चाहे वो विरल आचार्य रहे हो, चाहे वो उनके ही लाए हुए उर्जित पटेल रहे हों, और चाहे कल जो डॉक्टर शाहिद जमील जो चले गए, तो जितने भी विशेषज्ञ हैं वो मोदी सरकार को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि स्किल्स में और फाइन जो अंडरस्टैंडिंग होती है किसी सिस्टम की, उसमें मोदी सरकार का हाथ बहुत तंग है। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि मोदी जी एक अच्छे चीफ मिनिस्टर रहे हैं पर अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित नहीं हो पा रहे हैं, उनकी नॉलेज लिमिटेड है। वो स्टेट लेवल पे तो काम कर सकते हैं पर नेशनल लेवल पे अभी वो सीजन नहीं हुए हैं। इतने सालों में, 7-8 सालों में भी अभी उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं ये कह रही हूँ कि गुजरात का काम जैसे भी चल गया। देखिए क्या होता है कि कोई चीज एकदम नई लगती है ना, जब हमको भी बीजेपी जब आई थी तो नई लगती थी, और नएपन में हम बहुत सारे, इट्स लाइक एनी रिलेशनशिप इन लाइफ, हम जब किसी को पूरी तरह जब तक जानते नहीं हैं और उसके हम सानिध्य में आते हैं तो हम उसको अच्छा समझ बैठते हैं, और जैसे जैसे उसका सही रूप दिखता है, हो सकता है गुजरात में भी यही होता, लेकिन गुजरात में एडमिनिस्ट्रेशन ने और काफी कुछ उनकी मार्केटिंग ने, उस सब ने मिलके उनको संभाल लिया, और शायद उन्होंने, लोगों ने सोचा कि वही मॉडल दिल्ली में मतलब देश में चल जाएगा, लेकिन वो कोई मॉडल ही नहीं था, वो तो सिर्फ एक क्रिएटेड इमेज थी, वो अब सबके सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा अगला सवाल डॉक्टर राजाराम मुझे आपने दीजिए 10 सेकंड दीजिएगा, तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है जो डिसेंट्रलाइजेशन पे, फिर वो टॉपिक आगे निकल जाएगा। देखिए, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, द मिथ ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। इसमें ये लिखा हुआ है कि देखिए, स्ट्रॉन्ग लीडर का ये मतलब नहीं है कि आप इफेक्टिव लीडर। मोदी जी ने एक इमेज पोर्ट्रे करी कि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, बट वो एक इफेक्टिव लीडर नहीं है। स्ट्रॉन्ग लीडर और इफेक्टिव लीडर में ये फर्क है कि अब स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव लीडर होता है जो who gets things done, जो काम एकदम करवा देता है। स्ट्रॉन्ग लीडर की उन्होंने एक इमेज बनाई। अब प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के साथ, मैं आपको बताता हूँ, सरकार के साथ इसमें हल्की सी प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो उनके मंत्री हैं उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, उनके हाथ में नहीं है सब कुछ। मोदी जी या उनके जो थोड़े बहुत सलाहकार हैं
या मान लीजिए एक आध व्यक्ति, और सब कुछ उनके हाथ में सेंट्रलाइज हो गई है पावर, उनकी मुट्ठी नहीं खुल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर जब तक वो मुट्ठी नहीं खुलेगी, जब तक एक एक मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, कृषि मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, तब तक आप बेटरमेंट नहीं ला सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। चलिए मैं आपके पास वापस आता हूँ, मैं आपके पास वापस आता हूँ। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी से है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजाराम जी, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया, और आपकी जो भी बात होती है वो लोगों में सराहनीय भी होती है, और आप बड़े एक्सपीरियंस से बात करते हैं। कई लोगों ने मुझे कल फोन करके बोला कि डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी का एनालिसिस बहुत अच्छा था कल, जो उन्होंने वैक्सीनेशन को लेके दिया, कि आपको ज्यादा WHO और उसकी तरफ नहीं भागना है, आपको अपना बचाव खुद करना है, और अपने ही तौर तरीके से आप अस्पताल ना जा पाए तो इसी पे आपको कारगर करना है अपने आप को। तो मेरा सवाल आज आपसे ये है कि छत्तीसगढ़ में खबर आई कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट में CRPF ने अपना कैंप लगाया, और रायपुर डिस्ट्रिक्ट और सुकमा डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने उसको अपोज किया, और उसमें मेरा ख्याल है कोई आपस में झड़प भी होगी, गोलियां भी चली, 3 लोग मर गए, उसमें एक 22-23 साल का लड़का भी था। तो ये जो किसान विरोधी या ट्राइबल विरोधी जो ये किलिंग्स हो रही हैं, और जो CRPF का बोलबाला हो रहा है कि जितने भी आपके माइनिंग वाले हैं, और जो भी आपके ये जितने भी खनन वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट जिनको सपोर्ट कर रही है और उनको धक्के से ले आके और ट्राइबल एरियाज में उनको माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिला रही है और उनको जमीन कब्जा करवा के दिलवा रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछूंगा कि ग्राम पंचायतों के इलेक्शन हो गए यूपी में, उसके बावजूद उन्होंने ग्राम पंचायतों के ना प्रधानों को अभी तक कोई चार्ज दिया है, जो कि हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आपके काम आ सकते हैं। तो ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आपको क्या लगता है इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की? देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और सुरक्षा बलों की कंपनियां यहाँ लगातार बढ़ाई जा रही हैं। और ये समझने की बात है कि नक्सलवाद जो है पिछले कुछ वर्षों में इस देश की सबसे बड़ी समस्या बन के उभर के आया है। और ये केवल एक छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है, एक ऐसी समस्या है जैसे शरीर में यदि आपके ट्यूमर शरीर के किसी भी भाग में हो, तो ये मत सोचें कि भाई ये छत्तीसगढ़ की समस्या है, लेकिन शरीर में अगर ट्यूमर है तो मरता पूरा शरीर है। तो उसको उस ढंग से देखें। और इसके कारणों की अगर बात करें तो सामाजिक आर्थिक कई कारण हैं, और कल की घटना उन्हीं कारणों से परिणित है। वही जो सुरक्षा बल हैं उनको आदेश मिलता है तो वो अपनी प्लाटून लेके आते हैं, और ये जंगलों में अपना पूरे इनकी जो पूरी की पहली प्लाटून है वो इस्टेब्लिश होती है। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां नक्सलाइटों का प्रभुत्व है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। तो ऐसी जगहों पे जब नक्सलाइट कोई मीटिंग कॉल करते हैं तो हर व्यक्ति को जाना जरूरी होता है, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से हूं। तो जब कोई सुरक्षा बलों का वहां पे इस्टेब्लिशमेंट नया हो रहा है, तो नक्सलाइट नहीं चाहते नेचुरली कि नहीं चाहेंगे कि कोई सुरक्षा बलों की वहां पे नई कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई नई प्लाटून वहां पे इस्टेब्लिशमेंट हो। तो वो उस समय डायरेक्ट अपोज करने के बजाय वो पब्लिक की मीटिंग बुलाते हैं। ऐसी ही एक बड़ी मीटिंग थी, और नक्सलाइट के विरोध कर रहे थे कि यहाँ पे नक्सलाइट CRPF का कैंप हमें नहीं चाहिए। इस विरोध के दरमियान इनको CRPF को डर लगा कि भाई बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है, क्या हमारे ऊपर अटैक न हो, या हो सकता है कि उसमें नक्सलाइट भी शामिल रहे हो। ये बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अंततः उन्होंने गोलियां चलाई और 3 लोग मारे गए। दोनों स्थिति में जो पहलू मैं सामने लाना चाहता हूं वो ये है कि जो गरीब आदिवासी हैं छत्तीसगढ़ के, विशेषकर बस्तर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के, वो मतलब समझ लीजिए दो डबल रोटी के बीच में सैंडविच होती है, 2 चक्की के पाटों के बीच में पीस रहे हैं। एक तरफ सुरक्षा बल है जिनके पास पूरी ताकत है, प्लाटून है, और बाहर अन्य क्षेत्रों से जाते हैं, स्थानीय बोली भाषा भी उतना नहीं समझते, कम्युनिकेशन गैप भी है क्योंकि बाहर से जा रहे हैं और वहां आदिवासियों की बोली भाषा संस्कृति अलग है। दूसरी तरफ नक्सलाइट हैं, वो जो कहेंगे उसे भी गांव वालों को करना ही होगा क्योंकि उनके पास गन पावर है। तो वहां पे तो नो वकील, नो अपील, नो दलील,
फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं लोग, जन अदालत लगाते हैं और तत्काल सजा दे दी जाती है, और सजा सब लोगों के सामने दी जाती है और बड़ी क्रूर सजाएं हैं। तो ये दोनों के बीच में आदिवासी पिस रहा है, ये हकीकत है। आज 3 लोग मरे, 4 लोग मरे, 5 लोग मरे, और इस तरह की घटनाएं रोज आए दिन हम लोग देख रहे हैं। इस समस्या का जब तक इनकी जड़ों पे प्रहार हम नहीं करेंगे, जब तक ये समस्या पैदा क्यों हुई है, उन समस्या के मूल कारणों का हम निदान नहीं करेंगे, केवल सुरक्षा बलों से हल होने वाली ये समस्या नहीं है, हम कितनी भी प्लाटून बढ़ा दें। दूसरी बात यह है कि हम लड़ किसके खिलाफ रहे हैं आत्मजीत जी, हम लड़ अपने ही लोगों के खिलाफ रहे हैं। इधर भी सीना मेरा, उधर भी छाती मेरी, ये मेरे कविता की लाइन है कि भाई गोली अगर चलती है तो कोई अपना ही मरता है, जो सिपाही मर रहा है वो भी किसी गरीब किसान का ही बेटा है, और जो नक्सलाइट भी मर रहा है वो भी देश से बाहर का नहीं, यही किसी किसान का ही बेटा है। तो वास्तव में जरूरत है कि इन समस्या के कारणों को पहचान कर उसके जड़ पे प्रहार करने की। और कल की घटना जो है, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, इससे लगता है दिल्ली और पूरे देश के लोग इन चीजों पे सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अपने पार्टी वाली जो राजनीतियों से कि भाई कांग्रेस के समय ये हुआ, बीजेपी के समय ये हुआ, इससे ऊपर उठ के इस समस्या के निदान करने की जरूरत है। जी 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 जी। तो हरीशून जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ यूपी में ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए, और ग्राम पंचायतों के इलेक्शन में इतना भारी नुकसान भी हुआ, कितने हेल्थ वर्कर्स हैं और कितने लोग हैं जो बेचारे मर गए। 700 कहते हैं शिक्षक जो हैं, जो ड्यूटी पे थे, जो इलेक्शन ड्यूटी पे थे और जो काउंटिंग ड्यूटी पे थे, वो भी बेचारे नहीं रहे। जी 1600 हो गए, 1600 होंगे, 700 पहले फिगर थे, 1600 होगी। सरकार तो कह रही 3 ही लोग मरे, तो अब ये भी हास्यास्पद है कि 3 लोग, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर हास्यास्पद तो क्या होगा कि वो तो 3 की फिगर कह रहे हैं, आप 1600 कह रहे हैं, कोई 900 कह रहा है, कोई 1000 कह रहा है। और ग्राम प्रधान पंचायती के इलेक्शन इतनी इमरजेंसी में कराए गए, हाईकोर्ट के आदेश पे कराए गए, उसके बाद ग्राम प्रधान वो उनकी ना शपथ ग्रहण हो रही है, ना उनको ड्यूटी दी जा रही है, और ये फर्स्ट कोरोना वॉरियर हमारे हो सकते हैं, जो भी आपदा आई है उस पर पहला कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम क्या है, आप बताइए, जल्द से 2 मिनट संक्षेप में बताइए। आप अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, एम आई ऑडिबल? अभी आवाज पहुंच रही होगी? हाँ, देखिए, जो ये उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, यदि मैं भारतीय संविधान के अनुसार और पंचायती राज एक्ट अधिनियम के अनुसार बताऊं तो ग्राम पंचायत अपने आप में एक छोटा सा देश होती है, और हर ग्राम पंचायत में अपनी समितियां होती हैं। इतने आनन फानन में आदरणीय हाईकोर्ट के आदेश के साथ साथ जब उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव कराती है, लेकिन ग्राम पंचायत को रिफॉर्म नहीं करती है, ग्राम पंचायत को अपने अस्तित्व में नहीं लेकर आती है, तो मैं बता दूं, ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो, ये तीनों ही पंचायतें एक गांव की अपनी राजधानी होती है। अब उसमें क्या है कि हर ग्राम पंचायत में अपने आप में स्वास्थ्य समिति है। आप समझ लीजिएगा, जब ग्राम पंचायत ही स्टैब्लिश नहीं हुई है तो उसकी स्वास्थ्य समिति क्या कार्य करेगी। उसी ग्राम पंचायत में आप स्वच्छ भारत अधिनियम के साथ समिति है, अब स्वच्छता का कार्य कैसे चलेगा। अब आप बताइए कि गांव में जो छोटे छोटे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं वो सब बंद पड़े हैं, अब स्वास्थ्य समिति कोई कार्य नहीं कर रही है, ना ही गांव की जल संसाधन समिति कोई कार्य कर रही है। तो जब ग्राम पंचायत ही इस्टेब्लिश नहीं होगी, ग्राम प्रधानों को शपथ नहीं दिलाई जाएगी, तो ग्राम में कोई भी विकास कार्य या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, अब इन्होंने चुनाव तो करा दिए, लेकिन प्रधान के पास एक पद है, बस एक अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, उसके पास एक लेटर सर्टिफिकेट मिल गया कि ये ग्राम प्रधान है, लेकिन जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी तो कुछ भी नहीं है। तो ग्राम पंचायत अपने आप में एक देश होती है, और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया और सरकार में बैठे लोग इन चीजों को क्यों नहीं समझ रहे हैं। जब तक ग्राम पंचायत को ये इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, शपथ ग्रहण नहीं कराएंगे, तो गांवों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंचेंगी, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो चाहे जो जिला पंचायत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी जी, एक बात बताइए, ये सरकार जो है हमारी कभी कहती है कि
देश गांव की ओर चले। जी 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 जी, मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। प्लीज जोड़िए प्लीज। जो हमारे भाई ने कहा उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि वास्तव में जो आगे के 2 स्तरीय चुनाव हैं, जिला स्तरीय और क्षेत्र स्तरीय, इनमें जो अभी राजनीतिक गोटीबाजी होनी है, जो समीकरण होना है, भाजपा कई जगह पे बुरी तरह से प्रभावित हुई, इसमें पराजित हुई है। आगे वो समीकरण अपने आप को अपने मन मुआफिक बनाने के लिए, समझ गए, अभी जोड़ तोड़ में लगी हुई है। केवल इसलिए उनको, मैं अगर सही कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करेंगे, आप वहां बेहतर जानते होंगे वहां के बारे में। जी बताइए। जी जल्दी से बताइए। आप सही कह रहे हैं। मैं बता देता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 3000 जिला पंचायत सदस्य हैं, 3000, और इनको सिर्फ 600 मिले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है कि जिस जिले में 10 सदस्य जिला पंचायत चाहिए चेयरमैन बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के पास 5 हो। मतलब मैं जिले गिनवा सकता हूं। मैं जिला हापुड़ से आता हूं उत्तर प्रदेश में, भारतीय 19 सदस्य हैं टोटल, भारतीय जनता पार्टी को 3 मिले हैं। ये जो मुख्यमंत्री का दौरा अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, मैं इसको आपको सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि ये कोई दौरा कोरोना से प्रभावित लोगों से मिलना या उनको सुविधाएं देने के लिए नहीं हुआ है। ये अधिकारियों पर दबाव बनाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख की नियुक्ति के लिए हुआ है। जी, साम दाम दंड भेद के जरिए ये जिला स्तर पे अपना कब्जा अभी भी करना चाहते हैं, और इसी कारण इसको इन्होंने विधायित करके रखा हुआ है। जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारी है ये कि जिला पंचायत सदस्यों के पास बजट होता है और उस बजट से ही प्रदेश चलता है, और ये बजट भी अपने पास रखना चाहते हैं और लोगों को भी अपने पास रखना चाहते हैं ताकि राजस्व का जो भी खर्चा हो वो सीधा मुख्यमंत्री के अंदर हो। यही मंशा रहती है, हर एक सरकार जो आती है वो यही करती है। ईशान त्यागी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि हम लोग डीएम, हमारे प्रधानमंत्री जी डीएम 46 डिस्ट्रिक्ट के डीएम से बात करते हैं और अक्रॉस स्टेट्स बात करते हैं, उसमें स्टेट्स के सीएम को इन्वॉल्व नहीं करते, जबकि सीएम का दायित्व बनता है कि राज्य के सारे कामों को देखना। कल को तो ऐसा होगा कि ये पंचायतों के प्रधानों से और जिला पंचायत सदस्यों से बात करने लगेंगे, तो क्या ये सब चीजें कारगर हैं? आगे आने वाले टाइम में देश कैसे चलेगा? अगर हम प्रधानमंत्री जिला पंचायत सदस्यों से बात करने लगेंगे, डीएम से बात करने लगेंगे, सीएमओ से बात करने लगेंगे, तो राज्य सरकारों का फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है वो कैसे चलेगा आगे? इसके बारे में जरा बताइए कुछ। आदमी जी देखिए, प्रधानमंत्री हैं, किसी से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो जिला पंचायत से भी बात करते हैं दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन समय की क्या डिमांड है ये देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो टाइम की डिमांड ये नहीं है कि आप डीएम से जाके बात करें, आप जिला पंचायत के लोगों से जाके बात करें। इस टाइम समय की डिमांड ये है कि हम सब कलेक्टिवली काम करें। कलेक्टिवली काम कैसे करेंगे? सिर्फ बोलने से नहीं होगा। कलेक्टिवली काम कैसे होगा? हमारा एक तो देखिए टॉप डाउन अप्रोच होती है, एक होती है बॉटम अप अप्रोच। मेरा मानना ये है कि बॉटम अप अप्रोच हमको लेनी चाहिए, जिसमें ये है कि सारे सीएमओ जितने हॉस्पिटल्स उनके अंडर आते हैं, हॉस्पिटल्स के इंचार्ज बनाए जाए हर डिस्ट्रिक्ट में, और वहां से जितनी भी डिमांड्स आ रही हैं, चाहे वो दवाइयों की हो, आईसीयूज की हो, बेड्स लगवाने की हो, या फिर आप जो हमारे कोविड सेंटर्स हैं, टेम्पररी कोविड सेंटर्स हैं, उनको सेटअप करने की हो, वो सीएमओस की जिम्मेदारी हो। और जो हमारे डीएम्स होते हैं वो लॉजिस्टिक्स देखें, कहाँ से अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, वो डीएम्स के पास रिक्वेस्ट जाए। देखिए लंबा स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, लेकिन इसको ईज करने का काम भी सरकार ही करेगी। इसके बाद डीएम्स जाके सीएम से कोऑर्डिनेट करें, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जाके सारे डीएम्स से कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि उसकी पकड़ ज्यादा अच्छी है अपनी। एक मुख्यमंत्री की से ज्यादा किसकी पकड़ हो सकती है किसी अपने राज्य पे? प्रधानमंत्री की तो हो नहीं सकती। उसके बाद अगर कुछ भी ऊपर से आपको रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आती है तो आप जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज हैं, वो अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज कर रही है, और उसके बाद एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ हम काम करें। लेकिन अब इस तरह से चीजें करने में अगर सिर्फ वो फोटो ऑप करना चाहते हैं या फिर वो मीडिया स्पेस लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वो ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम चल यही रहा है आत्मजीत जी, देखिए धरातल पे, कि मीडिया मैनेजमेंट, न्यूज मैनेजमेंट, नरेटिव मैनेजमेंट सिर्फ ये हो रहा है, और डेथ के केसेस मैनेजमेंट, या आप लगा लीजिए कि संक्रमण का कितना संक्रमण है उसका मैनेजमेंट हो रहा है। क्योंकि हम देखें तो टेस्टिंग किट्स अभी भी नहीं है गांव में, टेस्टिंग नहीं हो रही है। गांव में जितने लोग मर रहे हैं, मैं आज किसी एक उत्तर प्रदेश के गांव का डेटा देख रहा था, जहाँ पे सरकार प्रशासन बोल रहा है कि सिर्फ 4 केसेस आए हैं, लेकिन केसेस वहां पे 700 से ऊपर केसेस हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो रही। जब तक टेस्टिंग नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम केसेस नहीं देख पाएंगे कि हमारे पास कितने केसेस आ रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ
नंबर कम करने की वो है, और नंबर कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नैरेटिव एक सेट करना है कि भारत सरकार ने कोरोना पे विजय पा ली है। हमारे पास समय का भाव है, हम विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी से आखिरी सवाल करना चाहेंगे। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, आप बताइए, एक फेडरल स्ट्रक्चर है इस देश का, इसमें सेंटर होता है, स्टेट्स होती है। सेंटर का दायित्व है कि देश की सुरक्षा करना, देश की आंतरिक सुरक्षा और एक्सटर्नल अफेयर्स देखना, और देश की स्टेट्स को जितने भी, जहां आपदा आती है, जहां पे फ्लड्स आते हैं, जहां पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसको एड्रेस करना। और एक सेंटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है स्टेट्स को फेडरल स्ट्रक्चर में मेंटेन करना और उनके साथ। पिछले कुछ 8-9 सालों में हमने देखा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे ध्वस्त होता जा रहा है। जो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, डबल इंजन की सरकार है, उसको मैं डबल म्यूटेंट की सरकार बोलता हूँ। यूपी में डबल म्यूटेंट की सरकार है, दिल्ली में ट्रिपल म्यूटेंट की सरकार है, और इस म्यूटेंट से पब्लिक को, एक आम आदमी को कोई निजात नहीं मिल रहा है। तो आप इस बारे में बताइए कि ये हम फेडरल स्ट्रक्चर को अपने कैसे इंप्रूव करें, और ये जो सेंटर का रवैया रहा है, जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? आत्मजीत जी, एक तो पहले मैं जो पहले जिस चीज की बात कर रही थी वो एनक्लोजर मूवमेंट था, जिसको फॉर्म्स लॉ की तरह ही था वो, उससे काफी यूरोप के किसान जो थे डिवास्टेटेड हो गए थे, जो मैंने आपसे पहले बताया। अब आपका जो सवाल है फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, आप चूंकि मैं आर्म फोर्सेस से आती हूँ तो मैं हायरार्की बहुत अच्छे से समझती हूँ। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ भी बहुत अच्छे से मुझे समझ में आता है, और जो आप पूछ रहे हैं उसी की इस वक्त देश में प्रॉब्लम हो रखी है, पूरा घालमेल हो रखा है। अब जैसे कृषि जो था वो राज्यों का सब्जेक्ट था, हम सब जानते हैं, पर उस पे कानून बना दिया केंद्र ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी तब तक उसकी लीगैलिटी पर बात नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट जब भी बात करती रही, छोटे मोटे इनको रोक दो, लेडीज को रोक दो, बच्चों का क्या होना है, ये सब फालतू वाहियात बातें हुई। मैं सुप्रीम कोर्ट वाहियात बातें कर रही थी ये नहीं कह रही हूँ, पर मेरा ये कहना है कि जो मुद्दा था वो ये था, लीगैलिटी पे बात नहीं हुई थी। अब ये जो हेल्थ जो है ये राज्यों का मुद्दा था, लेकिन जो 1897 का एक्ट पिछले साल उसको जब इन्होंने रिवाइज किया था, तो उसके बाद इन्होंने 987 जो पॉलिसीज बनाई और वो राज्यों को भेजी। उनसे क्या हुआ, राज्य वैसे भी थोड़ा अपने कमजोर हो गए। तो चूंकि नरेंद्र मोदी जी का प्रॉब्लम यह है कि वो समझ नहीं पाए, एक तो दूसरों पर भरोसा नहीं है, किसी भी मंत्री को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज दिया ही नहीं है, सब लोग डर के काम करते हैं, और उससे क्या होता है कि जो गलती होती है वो उसके लिए कोई तैयार नहीं होता। और यही हुआ है पूरे शासन काल में, पिछले 8-9 साल में यही हुआ है कि जिसका काम है उसको छोड़ के। आप देखिए, जब रक्षा मंत्री के बयान देने की बात थी, चीन के इंकर्जन जब वो हमारे ऊपर आया था पिछले साल मई में, तब पहला बयान विदेश मंत्री का आया था। मैं तो भौचक्का रह गई थी कि ये पहली बार ऐसा हुआ देश के इतिहास में कि जब रक्षा मंत्री की बात जो है वो विदेश मंत्री कर रहा है। इसी तरह से जब विदेश मंत्री की बात थी तो निर्मला सीतारमण बयान दे बैठी, फिर कभी जब गृह मंत्री की बात होती है तो प्रकाश जावड़ेकर बोल पड़ते हैं, कभी ये रविशंकर प्रसाद बोलते हुए पाए जाते हैं। तो इस सरकार को मालूम ही नहीं है, और वो ये समझती है। एक बार जब मैंने एक बीजेपी के प्रवक्ता को ये कहा तो कहते हैं नहीं, हम सबको बराबरी से तैयार कर रहे हैं। मुझे तो इतनी हंसी आई कि प्रोग्राम में भी हंस पड़ी मैं मुझे समझ में आ गया कि इनको सरकार चलाने का ना अनुभव है और ना सीखने की इच्छा है। इस देश में हर चीज का एक प्रॉपर सिस्टम ऑलरेडी था, पर जिस तरह से